नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। साल जल्द ही समाप्त होने वाला है और अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपके लिए आने वाला जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आने वाले साल के साथ साथ जो बीता हुआ साल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बीते हुए साल की जो घटनाएं हैं वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हमने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है, जिस रिकैप सीरीज में हम इस बीते हुए साल की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को एक एक करके सेगमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपके प्रश्न पत्र में इन विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आपको सवाल को हल करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी योजनाओं पर होने वाली है। आपकी जो स्कीम 2023 में सरकार की ओर से शुरू की गई, या फिर इसमें हम कुछ उन स्कीम्स पर भी चर्चा करेंगे जो कि शुरू तो पहले की गई थी लेकिन वो 2023 में भी चर्चा में आई। तो ऐसे में हम इस पूरी सीरीज, इस पूरी वीडियो में आज की जो 2023 की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, उन पर एक बार नजर डालेंगे, उनको एक बार रिकैप करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली स्कीम की। तो आज की हमारी जो पहली स्कीम है उसका नाम है मेक इन इंडिया स्कीम। अब मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में तो आप जानते ही हैं। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी और इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माता बनाना और दुनिया भर के जो निवेशक हैं उन निवेशकों को भारत में आकर्षित करना, यानी कि भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना। इसमें जो संबंधित विभाग है, यानी कि जिस विभाग द्वारा इस पूरी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उस विभाग का नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, इसमें क्या काम किया जाएगा, तो इसमें बेसिकली आपका जो संभावित निवेशक है, यानी कि वो लोग जो कि भारत में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो भारत में रहते हो चाहे वो विदेश में रहते हो, उन संभावित निवेशकों और भागीदारों को भारत में काम करने के लिए आकर्षित करना है, उन्हें भारत में बुलाना है। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, इसका काम रहने वाला है। उद्देश्य की अगर इसकी बात करें तो इसका टारगेट है भारत में एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत करना, एक नवीन औद्योगिकरण की शुरुआत करना। और ये होगा कैसे? ये होगा तब जब हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है वो बढ़ेगा। तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र को लेकर टारगेट भी डिसाइड किया गया है। क्या है टारगेट? तो इसमें टारगेट रखा गया है कि हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें तकरीबन 12 से 14% तक की वृद्धि दर होनी चाहिए। तब जाकर के आप कहेंगे कि भारत में एक नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा इसका एक लक्ष्य ये भी है कि हम इस पूरी योजना के माध्यम से 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार भी स्थापित करेंगे। इतने ज्यादा रोजगार हमारे युवाओं को मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश को निर्यात आधारित देश बनाने की भी प्रयास किया जाएगा। हमारी इकोनॉमी में जो निर्यात होता है उस निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। भारत के प्रोडक्ट्स को दुनिया में भेजने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक ओवरऑल हमने ओवरव्यू की बात की मेक इन इंडिया स्कीम की। तो ये मेक इन इंडिया स्कीम की हमने बात कर ली है, ये हमारी पहली स्कीम थी। हमारी दूसरी स्कीम है आपका SAIME पहल। पहल के विषय में अगर आप बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म हुई। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था और ये एक सतत झींगा पालन के लिए, यानी कि श्रिम्प प्रोडक्शन होता है, श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड पहल है, एक कम्युनिटी आधारित पहल है, जिसमें आपका मैंग्रोव संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। जैसे अगर आप इस पहल के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें कि इस पहल की जरूरत क्या थी, तो दरअसल आप जानते हैं कि भारत में जो झींगा प्रोडक्शन है, जो श्रिम्प प्रोडक्शन है, वो लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि झींगा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा जो मैंग्रोव है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसको लगातार नकारात्मक तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इस SAIME पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के माध्यम से एक तरफ तो भारत में जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ श्रिम्प प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पहल के माध्यम से भारत में श्रिम्प के सस्टेनेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके सतत उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में यह सवाल आता है
कि ये जो SAIME पहल है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका श्रिम्प यानी कि झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो ये हमने इस पहल की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहल पर बात करते हैं। हमारी अगली पहल है BIND, बाइंड योजना। बाइंड की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना। इसका काम क्या है, इस पूरी योजना के तहत आपका जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती क्या है, तो प्रसार भारती एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। तो इस पूरी योजना के तहत प्रसार भारती के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विस्तार के लिए, यानी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, इसके अलावा प्रसार भारती जिस तरह का कंटेंट बनाता है उस कंटेंट को विकसित करने के लिए, और साथ ही प्रसार भारती की जो दैनिक जरूरतें हैं, जो सिविल जरूरतें हैं, उनमें जो खर्चा आता है उस खर्चे को पूरा करने के लिए प्रसार भारती को वित्त प्रदान करना है। तो इस पूरी योजना में मुख्यतः प्रसार भारती पर जोर दिया जाएगा। क्यों शुरू की जा रही है योजना, तो ये योजना इसलिए शुरू की गई है, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि भारत के जो ग्रामीण दूर दराज वाले इलाके हैं, जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, जहां बहुत पिछड़े जो इलाके हैं, या फिर वो इलाके जो कि आतंकवाद से प्रभावित हैं, अतिवाद से प्रभावित हैं, एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं, वामपंथवाद से प्रभावित हैं, तो इस तरह के जो इलाके हैं, उग्रवाद से जो प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के माध्यम से जो हमारी दुनिया है उससे जोड़ा जा सके। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में उन लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि जब उन्हें पता होगा कि सरकार उनके बारे में किस तरह से सोच रही है, किस तरह से योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तब जाकर वो लोग हमारी सरकार से जुड़ सकेंगे, हमारे देश से जुड़ सकेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहल अपने आप में हो जाती है। अब यहां पर हमने बात की प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती हमने देखा एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, सार्वजनिक प्रसारक है। इसके तहत आपको दो विभाग दिखाई देंगे। इसमें पहला विभाग है आपका दूरदर्शन और दूसरा विभाग है ऑल इंडिया रेडियो। तो सरकार, ये दोनों क्या है, इन दोनों के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। यानी सरकार जो कार्यक्रम चला रही है उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इन दोनों को दी गई है। तो ये हमने बाइंड योजना को भी समझ लिया। बाइंड योजना क्या है इस पर भी हमने एक बार बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली जो योजना है उस पर बात करते हैं। तो हमारी जो अगली योजना है वो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। ये क्या है, ये एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि इसमें जो फाइनेंस है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। क्या होगा इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम में जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, तो सीमावर्ती गांव यानी कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। वहां पर जो सीमावर्ती गांव है वहां पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। और सीमावर्ती गांव जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, तो हिमाचल प्रदेश के वो गांव जो कि बॉर्डर पर आते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया। तो खासतौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिमालयी क्षेत्र वाले जो रीजन है वहां पर जो राज्य आपके पड़ते हैं, उन राज्यों के गांव में, उन राज्यों के बॉर्डर एरियाज में आपका सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर जोर दे रही है। वो कार्यक्रम है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो घोषणा है वो आपको 2022-23 के बजट में देखने को मिली थी, और ये कार्यक्रम आपका 2025-26 तक संचालित किया जाएगा। अब संचालन होगा कैसे, कार्यक्रम की कार्यप्रणाली क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, एक बार अगर आप उस पर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। जो गांव की पंचायतें हैं वो पंचायतें आपका जिला प्रशासन के साथ मिलकर, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएम है, उस तरह के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर एक वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तो ग्राम पंचायतों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और वो पंचायतें अपने ही गांव के विकास के लिए एक प्लान तैयार करेंगी। और प्लान तैयार करते हुए ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि गांव के पास स्थानीय स्तर पर कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, नेचुरल लेवल पर कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, मानव संसाधन कितना मौजूद है, दूसरे अन्य तरह के संसाधन कितने मौजूद हैं, और उन्हीं संसाधनों के आधार पर, उसी पूरे रिसोर्स इवैल्यूएशन के आधार पर जो है ये एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तो ये हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी बात कर ली है। इसको भी हमने समझ लिया है कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम किसके लिए चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं, अपनी अगली योजना को देखते हैं। तो हमारी जो अगली योजना है उसका नाम है आपका आदि गंगा पुनरुद्धार योजना। ये जो योजना है ये बेसिकली आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो आदि गंगा है उसके पुनरुद्धार के लिए शुरू की गई है, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत, इस योजना को जो संचालित किया जाएगा
वो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत संचालित करने के लिए इस पूरी योजना को 650 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो भी आवंटित किया गया है। ये हमने योजना पर बात की। अब यहां पर आदि गंगा का जिक्र आता है, तो एक बार आदि गंगा क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आदि गंगा जो है वो एक समय पर गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हुआ करती थी, सबसे बड़ी स्ट्रीम हुआ करती थी। 17वीं सदी के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये गंगा नदी की सबसे प्रमुख धारा थी। लेकिन समय के साथ ये नदी लगातार बर्बाद होती रहती है, लगातार यहाँ पे जो प्रदूषण है वो बढ़ता रहता है, और एक समय पर आकर वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो ये इस नदी ने एक नाले का रूप धारण कर लिया है। अगर आप यमुना से इसकी तुलना करेंगे तो यमुना के बराबर इसकी जो स्थिति है वो खराब हो गई है। एक रिपोर्ट बताती है जो स्टेट जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस नदी में तकरीबन प्रति 100 मिलीमीटर जल में आपको 17 मिलियन से ज्यादा मल बैक्टीरिया दिखाई दे जाएंगे। तो इतना ज्यादा पोल्यूशन जो है वो आपको इस नदी में दिखाई देगा, और इसी वजह से इस नदी को कई जानकारों द्वारा डेड रिवर के तौर पर भी कहा जाता है। इसको डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी बहुत कम है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी थी, जलीय जैव विविधता थी, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो अब इसी पूरी नदी का उद्धार करने के लिए, इसी पूरी नदी को दोबारा से शुरू करने के लिए, दोबारा से इसमें स्वच्छ पानी लाने के लिए सरकार द्वारा जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, इसके अलावा एनजीटी की ओर से दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार को कुछ निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों में यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार को 30 सितंबर 2025 तक इस नदी का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है, इस काम को समाप्त करना है। तो इसके लिए इस पूरी योजना को शुरू किया गया है, आदि गंगा पुनरुद्धार योजना। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में यह सवाल आता है कि आदि गंगा कहां पर मिलती है आपको, तो आदि गंगा आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई दे जाएगी। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात कर ली है। आदि गंगा पुनरुद्धार योजना क्या है, किस विषय को लेकर है, हमने इसको समझ लिया, और आदि गंगा के एक इतिहास पर भी हमने बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो आपका पीएम मित्र योजना है। पीएम मित्र योजना की अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल। क्या है ये योजना? ये योजना बेसिकली भारत के अलग अलग राज्यों में नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो इसमें आपको तमिलनाडु दिखाई देगा, इसमें आपको तेलंगाना दिखाई देगा, इसमें आपको कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये राज्य है जहां पर सरकार द्वारा नए टेक्सटाइल पार्क गठित करने की बात की जा रही है। और ये जो टेक्सटाइल पार्क है, ये पार्क भारत में इन तमाम राज्यों में 2026-27 तक गठित कर लिए जाएंगे। और जो पार्क इस योजना के तहत गठित किए जाएंगे उन पार्कों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा। उनका नाम होगा पीएम मित्र पार्क। तो पीएम मित्र पार्क जो है वो आपका पीपीपी मॉडल के तहत गठित होंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत गठित किया जाएगा। और इनको गठित करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाएगी, यानी कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि विशेष प्रायोजन वाहन का गठन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक अलग कंपनी बनेगी जो कंपनी इस टेक्सटाइल पार्क का मैनेजमेंट करेगी। ये जो टेक्सटाइल पार्क होंगे ये आपके केंद्र और राज्य के स्वामित्व में होंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार की ओनरशिप होगी, राज्य सरकार की ओनरशिप होगी। और यहाँ पर इन टेक्सटाइल पार्क में आपको जो टेक्सटाइल प्लांट होते हैं उनको गठित करने के लिए आपको जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपको इस ये जो पार्क है वहां पर दिखाई दे जाएंगी। तो अगर आपको अपना कोई टेक्सटाइल प्लांट गठित करना है तो आपको इस पार्क में जाना होगा, और पार्क में जाने के बाद वहां पर जो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं उन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, और लाभ उठाते हुए अपना एक अलग प्लांट गठित कर सकते हैं। तो ये हमने पीएम मित्र योजना की बात की। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि पीएम मित्र योजना किस विषय से जुड़ी हुई है, तो इसका जवाब होगा कि पीएम मित्र योजना आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल प्लांट गठित करने से जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल पार्क गठित करने से जुड़ी हुई है। तो ये हमने पीएम मित्र योजना की भी बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर यानी कि स्माइल और श्रेष्ठ योजना पर बात करते हैं। इन दोनों योजनाओं को भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्माइल योजना की अगर आप बात करें तो स्माइल योजना की आपकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो पूरी योजना है ये आपका हमारे समाज के जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए शुरू की गई है, उनकी आजीविका के लिए शुरू की गई है, उनको रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
लेकिन अब आपके मन में जो इंपॉर्टेंट सवाल आएगा वो ये आएगा कि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं। तो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल सरकार के अनुसार वो लोग, सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपका मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हो गए। इसके अलावा जो लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, जो लोग बेगरी में शामिल हैं, भीख मांगते हैं यहाँ वहां, उन लोगों को भी सरकार ने इस योजना में कवर किया है। तो सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको इस योजना में कवर किया गया है। कौन सी योजना? स्माइल योजना। तो स्माइल योजना में आपका सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर लोग शामिल हैं, इसके अलावा जो लोग बेगरी में शामिल हैं, भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो इस योजना में शामिल करते हुए उन्हें सबसे पहले तो उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो आजीविका है उसमें सुधार करने पर जोर दिया जाएगा, उनको एम्पावर करने पर जोर दिया जाएगा, उनको बेहतर व्यवसाय शुरू करने की सहायता की जाएगी। तो यही आपका स्माइल योजना है। इसके बाद जो आपकी अगली योजना है वो है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ का आपका फुल फॉर्म है द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल्स इन द टारगेटेड एरियाज। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आपकी ये पूरी फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि जो पूरी स्कीम है ये अनुसूचित जाति के स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज जो है उनके जो स्टूडेंट हैं उनसे जुड़ी हुई ये पूरी योजना है। उनके छात्रों से संबंधित जो है एक शिक्षा प्रोजेक्ट है, एक एजुकेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को आवासीय विद्यालय प्रदान किए जाएंगे, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनकी सुविधा प्रदान की जाएगी। और अगर कोई जो स्कूल है वो गैर आवासीय है, नॉन रेजिडेंशियल है, तो वहां पर छात्रावास की सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। तो ये जो पूरी स्कीम है, आपकी जो श्रेष्ठ योजना है, ये शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस योजना को संचालित करने के लिए सरकार एनजीओ को, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड भी प्रदान करेगी। तो ये हमने दो योजनाओं की बात कर ली है, स्माइल योजना और श्रेष्ठ योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी जो अगली योजना है उस योजना पर बात करते हैं। हमारी जो अगली योजना है उसका आपका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। ये जो पूरे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यतः जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं हमारे, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लागू करने की कोशिश की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वहीं पर आपका देखभाल भी होनी चाहिए और वहीं पर आपकी शिक्षा भी होनी चाहिए। जब आप उस लेवल से शिक्षा देना शुरू करते हैं तब जाकर के एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो पाता है। क्या होगा इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम की विशेषताओं की अगर आप बात करें तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वो एक पोषण सेंटर के तौर पर काम करते हैं, एक न्यूट्रिशन सेंटर के तौर पर काम करते हैं, जहां पर बच्चों को पोषण युक्त खाना प्रदान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस योजना के माध्यम से हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों को शिक्षा के केंद्र के तौर पर भी गठित किया जाएगा। तो हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो शिक्षा के केंद्र के तौर पर काम करेंगे। और यहां पर जो शिक्षा की बात होती है ये शिक्षा आपका मदर टंग में देने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मातृभाषा में शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। और प्रत्येक बच्चे को यहां पर प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, जो प्री स्कूल की शिक्षा होती है, उस पर वो एजुकेशन प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान है, क्योंकि अगर ये सब चीजें हमें लागू करनी है तो वो तभी होंगी जब हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो लोग वहां पर काम कर रही हैं, जो आशाएं हैं, जब उन्हें इस संबंध में जागरूकता प्राप्त होगी, जब वो इस संबंध में उनके पास कैपेसिटी मौजूद होगी, तो उनकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए इस योजना में 600 करोड़ रुपए का अमाउंट इनके प्रशिक्षण पर ही रखा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है जो कि सरकार की ओर से शुरू की गई है। तो ये हमने बात की पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारे अगला जो कार्यक्रम है, अगली जो योजना है उसको देखते हैं। तो हमारी जो अगली योजना है वो आपका शक्ति योजना है। शक्ति योजना कर्नाटक की सरकार की ओर से शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? इस योजना के माध्यम से कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक का जो सड़क परिवहन विभाग है, सड़क परिवहन निगम है, वो जो गैर प्रीमियम बस चलाता है, उन गैर प्रीमियम बसों में महिलाओं को मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी इस पूरी योजना के माध्यम से। तो महिलाओं को क्या है, महिलाओं को बस की सर्विसेज जो है वो फ्री मिलेगी। हालांकि ये जो फ्री की बस की सर्विस है ये केवल गैर प्रीमियम बसों में ही मिल जाएगी। अगर आपको प्रीमियम बस में ट्रैवल करना है तो आपको पैसे प्रदान करने पड़ेंगे। तो ये हमने इस पूरी योजना की बात की। योजना क्यों शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य है कि कर्नाटक में जो वर्कफोर्स है
उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि वो कर्नाटक की इकोनॉमी में और ज्यादा योगदान दे सके। तो ये हमने शक्ति योजना की बात कर ली है, शक्ति योजना के बारे में समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो अगली योजना है उस पर बात करते हैं। तो हमारी जो अगली योजना है उसका नाम है वैभव योजना। वैभव योजना की जो फुल फॉर्म है वो आपका है वैश्विक भारत वैज्ञानिक। ये वैभव योजना है। इसका क्या किया जाएगा इस पूरी योजना के तहत? तो इस पूरी योजना के तहत जो भारत सरकार है, भारत सरकार विदेशों में काम कर रहे वो लोग जो कि भारत से हैं, भारतीय मूल से हैं और वर्तमान समय में स्टेम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्टेम क्षेत्र यानी कि वो सेक्टर जहां पर आपका साइंस आ जाता है, जहां पर आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है, जहां पर आपका इंजीनियरिंग आ जाता है, जहां पर आपका मैथमेटिक्स आता है, जहां पर आपका मेडिकल आ जाता है। तो इस तरह के जो क्षेत्र है, खासतौर पर विज्ञान से जुड़े जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उन्हें भारतीय संस्थानों से जोड़ना है। उन लोगों को भारतीय शैक्षिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट से जोड़ना है ताकि भारत का जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। अब यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में सरकार ने एक वैभव फेलोशिप की भी बात की है। वैभव फेलोशिप शुरू करने की भी कोशिश की गई है। इसमें क्या होगा? तो इस पूरी फेलोशिप में भारत का जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो भारतीय शोधकर्ता हैं, जो भारतीय रिसर्चर्स हैं, उन्हें विदेशी संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा, अटैच किया जाएगा ताकि जो भारतीय शोधकर्ता हैं वो विदेश में किस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है उन प्रैक्टिसेस को समझ सकेंगे और उनको वापस आकर भारत में लागू कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे भारत का जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो विदेशों के रिसर्च इकोसिस्टम के बराबर पहुंच सकेगा। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो विदेशी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बराबर पहुंच सकेंगे। तो ये आपका वैभव योजना है। वैभव योजना पर भी हमने बात कर ली है, इसको भी हमने समझ लिया है। यहाँ पर ये वो जो पूरा सेक्टर है इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैथमेटिक्स। तो ये 5 सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पर वैभव योजना में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। तो हमारी जो अगली खबर है उसका नाम है आपका पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसको अगर आप नाम से ही समझेंगे तो नाम से ही इस पूरी योजना के बारे में आप समझ सकते हैं। क्या बात की गई है यहाँ पर अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो क्या होगा इस पूरी योजना में? इस पूरी योजना में आपका जैव उर्वरकों यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हम हमारी जो जमीन है, जो धरती है, उसकी उर्वरता को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, हमारी जमीन को और ज्यादा पोषित कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें होगा क्या? इसमें राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स पर जोर दिया जाएगा। यानी कि इसके माध्यम से हमारे देश में जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार जो सब्सिडी देती है उस सब्सिडी के दबाव को कम करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम किया जाएगा इस पूरी योजना के तहत। अगर आप सब्सिडी की बात करें तो वर्तमान समय में जो हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उन पर सरकार को तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर ये योजना सफल होती है और हमारे देश में एक बड़े लेवल पर रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग है हम उसको रोक देते हैं, तो इसके माध्यम से सरकार को जो पैसा देना पड़ता है ये पैसा भी कम हो जाएगा और ये पैसा सरकार दूसरे सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा योजना कौन से मंत्रालय के तहत आती है, अगर एक बार उसको देखें तो ये जो योजना है ये आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो एक विभाग है, आपका उर्वरक विभाग यानी कि फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, उसके तहत काम करती है। तो ये हमने पीएम प्रणाम योजना को भी देख लिया। योजना किस विषय पर बात करती है, किस विषय को लेकर है। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारा मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना जो है ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है और इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। केवल इसीलिए सरकार ने इस पूरे मिशन को शुरू किया है, मिशन वात्सल्य योजना। क्या होगा इस मिशन के तहत? तो इस मिशन के तहत ग्रामीण लेवल पर, गांव के स्तर पर जो हमारी बाल कल्याण और संरक्षण समितियां काम करती हैं, वो समितियां बच्चों की पहचान करेंगी। कौन कौन से बच्चों की पहचान होगी? तो उन बच्चों की पहचान होगी जो कि कठिन परिस्थितियों में मौजूद हैं, उन बच्चों की पहचान होगी जो कि अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों की पहचान होगी जो कि सड़कों पर रहते हैं,
तो ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी और इनकी पहचान करने के बाद इन्हें इस योजना के माध्यम से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि इनका जो जीवन है, इनका जो बचपन है, वो और ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि देश भर के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। यानी कि हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं, जो कि हमारे देश का भविष्य कहलाते हैं, उन बच्चों का जो भविष्य है उसको सुधारना, उन बच्चों का जो वर्तमान है उसमें सुधार करना, ताकि हमारे देश की जो नींव है, जो बिल्कुल बेस है, वो जो बेस है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये इस पूरी योजना की बात की हमने, मिशन वात्सल्य योजना को भी एक बार हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगली योजना की बात करते हैं। हमारी जो अगली योजना है उसका नाम है आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, MSSC। ये जो योजना है ये आपका वित्त मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है और एक माइक्रो सेविंग स्कीम है, लघु बचत योजना है। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें निवेश करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के बीच आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती है। महिलाओं, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा हमारे देश में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उन पर खुद डिसीजन ले सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने इस पूरी योजना को शुरू किया है, ताकि भारत की महिलाओं को और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्या विशेषता है इस योजना की? तो भारत की किसी भी आयु वर्ग की कोई भी महिला इस पूरी योजना में हिस्सा ले सकती है। क्या होगा इस योजना के तहत? इस योजना के तहत आपको 2 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम या तो 1,000 रुपए, और अगर आप अधिकतम बात करते हैं तो इसमें आप 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो 2 वर्षों के लिए आपको यह अमाउंट जमा करना पड़ेगा। योजना जो है ये केवल आपका मार्च 2025 तक ही संचालित की जाएगी, और आप जो 2 वर्षों तक की जो अमाउंट जमा करेंगे, या तो आप 1,000 जमा करेंगे 2 वर्षों तक लगातार, या फिर आप 2 लाख जमा करेंगे। तो जो भी अमाउंट आप जमा करेंगे उस अमाउंट पर सरकार की ओर से आपको 7.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है इसका कैलकुलेशन आपका त्रैमासिक आधार पर, यानी कि हर 3 महीने बाद किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर यह भी सुविधा मौजूद है कि अगर आप चाहें तो समय से पहले भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो समय से पहले पैसा निकालने की भी सुविधा है। हालांकि अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं, 2 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपका जो ब्याज है वो 2% कम हो जाएगा। तो आपके ब्याज में इतनी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है जिसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत को जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो हमने इस योजना पर भी बात कर ली है, इसको भी समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपनी अगली योजना पर बात करते हैं। हमारी जो अगली योजना है उसका नाम है PM विश्वकर्मा योजना। क्या है ये योजना? इस योजना को भारत में जो पारंपरिक कारीगर है, जो शिल्पकार है, उनके उत्थान के लिए शुरू किया गया है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पूरी योजना की शुरुआत की है। उनकी जो विरासत है उस विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो पूरी योजना है ये आपका एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना की विशेषता ये होती है कि इसमें जो पूरी फाइनेंसिंग है वो केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो MSME मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जो आपके कारीगर कवर किए गए हैं, जो आर्ट कवर की गई है, वो आपका है बढ़ई हो सकता है, नाव बनाने वाले जो लोग हैं लोहार हो सकते हैं, इसके अलावा कुम्हार हो सकते हैं, मूर्तिकार, मूर्ची, दर्जी, इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह के काम करने वाले जो कारीगर हैं, उन लोगों को इस योजना से जोड़ने की बात की गई है। अगर विशेषताओं की बात करें, क्या आपको स्पेशलिटीज इस पूरी योजना में दिखाई देंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे, तो इस पूरी योजना में आपके जो कारीगर हैं जो इस योजना से जुड़ेंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 500 रुपए की अमाउंट भी मिलेगा जो उनको दिया जाएगा ताकि उनका जीवन चल सके। इसके अलावा जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको जब किट की जरूरत पड़ेगी, उनको तमाम टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो खरीदने के लिए उनको 15,000 रुपए का अमाउंट भी दिया जाएगा। इसके बाद जब वो यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद जब वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें सरकार लोन भी प्रदान करेगी। तो आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जैसे आर्थिक सहायता में पहली किस्त जो है वो 1 लाख रुपए की है, दूसरी किस्त जो है वो आपका 2 लाख रुपए की है, और इस पर आपका जो है 5% तक का ब्याज आपको देना पड़ सकता है। तो बहुत कम ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी बहुत कम है। और एक स्पेशल बात यह है कि यहां पर जो आपको लोन मिल रहा है वो कोलेटरल फ्री है, यानी कि आपको इस लोन के एवज में बैंक को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रयास है सरकार की ओर से, ताकि हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारे जो ट्रेडिशनल कारीगर है, पारंपरिक जो लोग हैं,
उन लोगों की कला को, उन लोगों की जो विरासत है उसको संरक्षित रखा जा सके, उनको उनके काम में और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये हमने पीएम विश्वकर्मा योजना की भी बात कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारी योजनाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिन भी योजनाओं पर हमने इस पूरे विषय में बात की है वो आपको समझ में आई होंगी, और आपके प्रश्न पत्र में अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आपको उसको हल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आज की हमारी वीडियो हुई। इसके अलावा अगर आप कल की वीडियो पर बात करें तो कल आपको जो हमारे महत्वपूर्ण सूचकांक है और जो रिपोर्ट्स हैं उन पर आपको एक वीडियो इसी टाइम पर दिखाई दे जाएगी। तो कल की वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये कल की वीडियो हुई। यहाँ पर अब हम इस पूरी सीरीज को समाप्त करते हैं, इस पूरी वीडियो को समाप्त करते हैं, और साल भी समाप्त होने वाला है, वीडियो भी समाप्त हो गई है। अब मिलते हैं आपसे अगले साल, यानी कि 1 जनवरी को। जो हमारे कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे। मिलते हैं अब आपसे 1 जनवरी को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।